हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू सीरीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कैसी है कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। तुम ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट में एक दिन भी नहीं रुके और तांग सांड की होने वाली माँ को ही पटाकर ले भागे। 10 लाख साल की ब्लू सिल्वर एपरर का रूप धारण किए अयन तुम्हारे सिस्टम से दिए गए डशिंग चेहरे को देखकर शर्मा गई और उसके सिर से धुआं निकलने लगा। तुमने उसे बस इतना कहा, चलो तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ, और उसने बिना एक पल सोचे तुम्हारा हाथ कस कर थाम लिया। तुम अयन को तियांडो रॉयल सिटी के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में ले गए। मेज पर रखी 1000 साल पुरानी अर्थ ड्रैगन स्पाइन और गोल्डन फिश मिल्क को देखकर वह पूरे आधे घंटे तक उलझन में रही कि पहले क्या खाए। तुमने बिना कुछ सोचे फिश मिल्क का एक टुकड़ा उठाया और सीधा उसके मुंह में ठूंस दिया, और वह वहीं ढेर हो गई। रात को अयन ने तुम्हारी 1000 साल पुरानी सोल वाइन चुपके से पी ली और इतनी टुल हो गई कि सीधे तुम्हारे बिस्तर में आकर सो गई। अगले दिन जब तुम्हारी आंख खुली तो दोनों में से किसी से भी बिस्तर से उठा नहीं रहा था। तुम बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गए, एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, तंगाओ, जैसे बुढ़े के पास अब जिंदगी भर कोई मौका नहीं है। तो पहले ही सिस्टम स्टोर में 2 मीटर लंबी एक ढाकड़ औरत ढूंढ ली थी ताकि भविष्य के तांग सांड को एक पूरा बचपन दिया जा सके। लेकिन तभी खिड़की के बाहर से तुम्हें एक बहुत ही पहचानी हुई आवाज सुनाई दी और अचानक सिस्टम की 5 लगातार नोटिफिकेशन बज उठी। बधाई होस्ट, 900 साल की सोल रिंग सोखने के बाद आपकी आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में भर गई है। आपने अपने सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स को मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया है। गॉड लेवल सिस्टम हाथ में होने के कारण तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। हालांकि सिस्टम किसी का फेवर या अट्रैक्शन अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकता था, बस उसे लॉक या कम कर सकता था। बेबी डोंग का तुम्हारे प्रति फेवर 82% तक पहुंच चुका था, जो तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। तुम दोनों एक दूसरे को जूनियर और सीनियर कहते थे और अक्सर लाइब्रेरी में बैठकर सोल थ्योरी और देश चलाने की रणनीतियों पर चर्चा करते थे। तुम अपनी पिछली जिंदगी में इतिहास और डोल डालू के बारे में सब जानते थे, इसलिए हर बातचीत में मिसालें दिया करते थे। बेबी डोंग शांति से तुम्हारी बातें सुनती और कभी कभी अपने अनोखे विचार रखती। तुम अच्छी तरह जानते थे कि बेबी डोंग की जिंदगी दुखों से भरी रही है। जिस जिंदगी में खुशियां होनी चाहिए थी वहां सिर्फ दर्द था। तुम्हारे दिल में उसकी मदद करने का ख्याल तो था, लेकिन शुरुआती दिनों में तुम्हारे पास ना ताकत थी और ना ही अधिकार, और ऊपर से पीठ पीछे लगातार निगरानी रखती आंखें तुम्हें हर पल सतर्क रखती थी। तुम्हें दूरी बनाकर रखनी थी। अपनी क्षमता के हिसाब से मदद कर देना ही तुम्हारी हद थी। बेवजह गहरा रिश्ता जोड़ना सिर्फ अपने लिए मुसीबत मोल लेना था। तुम स्पिरिट हॉल में इला साल तक रहे और वहां क्वान शजी वैसा क्रूर या नीच इंसान नहीं था जैसा कि तुमने किताबों में पढ़ा था। स्पिरिट सिटी के पोप पैलेस के अंदर चियान शजी बिल्कुल सीधा खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी और सौम्यता थी। उसने घुटनों पर बैठी लड़की की तरफ देखा और कहा, डोंगर, आज यहाँ किस सिलसिले में आना हुआ? बेबी डोंग ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसके हसीन चेहरे पर जिद्दीपन और गिड़गिड़ाहट साफ झलक रही थी। मास्टर, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि फू ये पिछले 6 महीने से कहाँ गायब है? फू, ये 6 महीने बीत जाने के बाद भी क्या तुम सच में उस लड़के के प्यार में पड़ गई हो जिसकी पैदाइशी स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 6 थी? चियान शंजी की आंखों में कोई डांट या डांट फटकार नहीं थी, बस एक अफसोस था। बेबी डोंग के गले में शब्द रखकर रह गए। वह कुछ भी सफाई ना दे सकी। चियान शंजी धीरे धीरे आगे बढ़ा और पूरे हॉल में उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी। ये का हुनर और उसका किरदार दोनों ही काबिल तारीफ थे, यहाँ तक कि मैं भी उसकी इज्जत करता था। लेकिन अफसोस, ठीक 15 मिनट पहले वह मारा जा चुका है। यह ठंडे शब्द बेबी डोंग के कलेजे के पार हो गए। मास्टर, आप जरूर मुझसे झूठ बोल रही हैं। उसका खुद पर से काबू छूट गया और वह बुरी तरह कांपने लगी। यही सच है, उसकी पूरी कल्टीवेशन छीन ली गई और उसकी लाश का एक टुकड़ा तक नहीं बचा। चियाज जी ने कहा। बेबी डोंग ने वही जुमला बार बार दोहराया और उसके पैर जमीन पर से उखड़ गए। वह वहीं फर्श पर ढह गई। कुछ ही पलों में उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा तैरने लगा। वह अभी कुछ पूछने ही वाली थी कि चियान शजी ने बात काटते हुए पहले ही कह दिया, उसे मारने वाला कोई और है। वह नीचे झुका और उसने बेबी डोंग के पीले पड़े गालों पर अपना हाथ रखा। उसकी आवाज में एक पछतावा था। मैं उसे बचा नहीं सका, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। यह सचमुच एक कीमती हीरा था, लेकिन तुम दोनों का रास्ता कभी एक नहीं हो सकता था। तुम्हारे भले के लिए मुझे यह सब अनदेखा करना पड़ा। उम्मीद है तुम मेरी इस गर्ज और मजबूरी को समझोगी। यह कहते ही चांद शंजी खड़ा हो गया। उसकी आंखों की सौम्यता पल भर में गायब हो गई और पूरे हॉल में उसकी हैबत और रसूख का दबाव छा गया। फूये का गायब होना हॉल के अंदर के कई राजकों से जुड़ा है। अब यह पूरा मामला मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। इससे जुड़े सारे कागजात और सबूत जल्द ही तुम्हारे पास पहुंचा दिए जाएंगे ताकि तुम इससे सबक लेखा सको। उसका साया हवा में गायब हो गया। अब हॉल में सिर्फ बेबी डोंग फर्श पर बेबस पड़ी रह गई थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी, और बेबी डोंग के दिल में नफरत का सैलाब उमड़ पड़ा। बीते दिनों की हर एक याद उसकी आंखों के सामने किसी सपने की तरह तैरने लगी। सीनियर, लगातार मेहनत करने से ही किस्मत बदलती है। सीनियर, जब आप मुस्कुराती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है। सीनियर, आज के खाने का बिल मेरी तरफ से। सीनियर, हर वक्त चेहरा इतना तना हुआ मत रखा कीजिए। दिमाग शांत रहेगा तभी साधना लंबी चलेगी। वह वफुए को बस अपना एक आम साथी मानती थी, लेकिन जब वह पिछले 6 महीनों से गायब हुआ तब जाकर बेबी डोंग को अपने सीने में एक अजीब सी वीरानी और खालीपन का एहसास हुआ। उसने फू ये के पुराने दोस्तों से दरबदर भटक कर पूछताछ की थी, लेकिन सब यही कहते रहे कि वह स्पिट हॉल छोड़ चुका है। उन सबकी बातों में ढेरों खामियां थी। फिर भी बेबी डोंग को कोई पक्का सुराग नहीं मिल सका था। अब उसके शरीर से एक बर्फ सी ठंडी और किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। 6 सोल रिंग्स, 2 पीली, 2 बैंगनी और 2 काली, उसके चारों तरफ तेजी से घूमने लगी। फिर जिस जिसने तुमसे सच छुपाया है और तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, मैं उन सबको चुन चुन कर जहन्नुम में भेजूंगी।
यह कहते ही उसकी परछाई हवा में ओझल हो गई। उसके जाते ही हॉल के एक पत्थर के खंभे के पीछे से क्वीन शूंजी धीरे धीरे बाहर निकला। उसने एक लंबी और बेबसी सांस छोड़ी। डोंगेर, तुम मेरी सीधी शिष्या हो और इस स्पिरिट हॉल का चेहरा हो। काश तुम मेरी इस मजबूरी और निष्ठा को समझ पाती। फुए और बेबी डोम के बीच हमेशा एक मर्यादा थी। फुए उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता था। यही वजह थी कि चियान शंजी ने इतने वक्त तक उस पर हमला नहीं किया था। उसका असल प्लान तो फुए को तंडो एम्पायर में किसी ऊंचे पद पर भेजने का था, ताकि उसकी कल्टीवेशन बढ़ते ही उसे वाइस पोप बना दिया जाए। इस तरह दोनों अलग भी हो जाते और बेबी डोंग बिना किसी भटकाव के अपनी साधना पर ध्यान दे पाती। लेकिन यू शिया उगांग ने बाजी मार ली और चियान शंजी से पहले ही फुए को नुकसान पहुंचा दिया। चियान शंजी को इस पूरे खेल का पल पल का सच पता था। उसने जानबूझकर यह सब अनदेखा किया ताकि बेबी डोंग के दिल से प्यार का यह धागा हमेशा के लिए टूट जाए और वह पूरी तरह स्पिरिट हॉल को संभालने में जुट जाए। वैसे भी यूशिया ओगांग ने स्पिरिट हॉल की रिसर्च चोरी करके अपने नाम से छपवाई थी और बेबी डोंग पर भी नियत बिगाड़ रहा था। चियान शजी की नज़र में वह पहले ही एक जिंदा लाश बन चुका था। बस ब्लू डेविल टैरन ड्रैगन फैमिली के डर से वह खुद उस पर हाथ नहीं डाल रहा था। अब सारे सबूत और कागजात बेबी डोंग के हाथ में सौंपकर वह यूशिया उगांग का काम तमाम करने का रास्ता साफ कर रहा था। गवाह और सबूत दोनों पुख्ता थे। अगर बेबी डोंग सबके सामने यूशिया उगांग की गर्दन भी उड़ा देती तो उसका बाप यू युआन भी उंगली नहीं उठा पाता। यह सोचते ही चियान शजी के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान आ गई। फू ये की मौत भले ही अफसोसजनक थी, लेकिन इसके बदले यूशियागांग जैसी मुसीबत खत्म हो रही थी और बेबी डोंग का मोह भंग हो रहा था। यह सौदा हर तरह से फायदे का था। उधर दूसरी तरफ ब्लू सिल्वर फॉरेस्ट की गहराइयों में बैठे तुम्हें स्पिरिट हॉल के इस ड्रामे की रत्ती भर भी खबर नहीं थी। तुम बड़े आराम से पेड़ की छांव में बैठे अपने सिस्टम टास्क पैनल को निहार रहे थे। तुमने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने गॉड लेवल चीट सिस्टम की डिटेल्स पर नजर डाली। होस्टफू यह उम्र ओटाल साल लेवल 9 रैंक क्वासी गॉड लेवल लॉक्स से लुक डिवाइन ब्यूटी पहला स्पिरिट ओवरसी डिवाइन स्वर्ड्समैन एक योद्धा और 9 तलवा जिनमें 9 अल्टीमेट एट्रीब्यूट शामिल हैं। 9 लाल रंग की 909 साल पुरानी सोल रिंग्स दूसरा स्पिरिट ड्रैगन गॉड निर्माण विनाश 6 एलिमेंट स्पेस और किर्स की मूल शक्तियों का मालिक 9 लाल रंग की 9 साल पुरानी सोल रिंग्स स्पिरिट पावर 9 स्पिरिट डोमेन की चरम सीमा मैक्स लेवल लॉक्ड फिजिक स्टो मैक्स वैल्यू मैक्स लेवल लॉक्ड गॉडेस फेवर लिस्ट बेबी डोंग 8% प्यार की शुरुआत इसे लॉक किया जा सकता है ताकि फेवर कभी कम ना हो। सिस्टम स्टोर नाम टाइप करते ही डॉलो वर्ल्ड की कोई भी चीज़ तुरंत हासिल की जा सकती है। हिडन फीचर सोल बीस्ट के शिकार पर सोलो पैन से सोल बोन ड्रॉप लक हमेशा सोलो पैन से फुल। सिस्टम की क्षमताएं बेहद खतरनाक थी। स्पिरिट लॉक होने के बाद बदला नहीं जा सकता था, इसलिए तुमने सीधे डिवाइन स्वर्ड्समैन को मैक्स क्वालिटी पर सेट किया और दूसरे स्पिरिट के रूप में दबंग ड्रैगन गॉड को चुना। सिस्टम ने तुम्हारी कल्टीवेशन को 9 रैंक क्वासी गॉड पर पूरी तरह स्थिर कर दिया। 9 हजार साल की 9 सोल रिंग से लेस ड्रैगन गॉड के दम पर तुम पहले ही गॉड पोजीशन को छू चुके थे। तुमने मुड़कर पास के एक पुराने पेड़ की तरफ देखा जो नीले सुनहरे लताओं से घिरा हुआ था। तुम्हारी आंखों की दिव्य दृष्टि ने पल भर में सब कुछ देख लिया। अब और छुपने की जरूरत नहीं, बाहर आ जाओ। उस पुराने पेड़ के पीछे से एक नीले सुनहरे रंग की सुडोल परछाई बाहर निकली। उसकी चाल बेहद खूबसूरत और नाजुक थी। उसके सामने आते ही आसपास की सारी ब्लू सिल्वर ग्लास का रंग फीका पड़ गया। तुम्हें मेरे यहाँ होने का पता कब चला? सामने खड़ी औरत को ध्यान से देखते ही तुम तुरंत पहचान गए। यह तांग सांड की सगीमा 10 लाख साल पुरानी ब्लू सिल्वर एपरर का इंसानी रूप थी। उसके पीछे ब्लू सिल्वर एपरर की एक साफ और विशाल परछाई तैर रही थी। कैरेक्टर इन्फो नाम अयन असली पहचान 10 लाख ईयर ब्लू सिल्वर एपरर कल्टीवेशन लेवल पज्जाई सोल स्किल्स एंडलेस लाइफ लार्ज स्केल ब्लू सिल्वर डोमेन डोमेन टेलीपोर्टेशन ऑन नल मैनिफेस्टेशन। अयन धीरे धीरे चलकर आगे आई। नीले सुनहरे लताओं के सहारे उसके नंगे पैर जमीन पर टिके। तुम्हारी ताकत का यह बदलाव बहुत अजीब है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम सिर्फ एक सोल ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन अब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन का अंदाजा तक नहीं लगा पा रही हूँ। कहीं तुम इंसान तो नहीं हो? अयन ने घबरा कर तुरंत अपने हाथ हिलाए। मैं इंसान ही हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। असल में यह पूरा जंगल उसका अपना इलाका था, इसलिए वह तुमसे डर नहीं रही थी। वह तो बस तुम्हारे खूबसूरत और कातिलाना चेहरे पर फिदा होकर चुपके से तुम्हारे थोड़ा और करीब आना चाहती थी। चलो अब तुम्हें और परेशान नहीं करता। तुम्हारी मुस्कान खिली। शुक्रिया कि तुमने थोड़ी देर पहले मेरी साधना में खलल नहीं डाला। अब मैं यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर वही सिस्टम से मिला सम्मोहन और कातिलाना खिंचाव चमक रहा था। तुम्हारा बेमिसाल और कातिलाना रूप देखकर और ये इनके दिमाग में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसके दिल में एक जंग सी छिड़ गई। वैसे तो ज़्यादातर इंसान मतलबी और बुरे होते हैं, लेकिन सामने खड़ा यह शख्स इतना खूबसूरत है कि इससे जुदा होने का दिल ही नहीं कर रहा। जैसे ही तुम जाने के लिए मुड़े अयन घबरा कर बोल उठी, उसी पल उसके सिर के ऊपर फेवरेबिलिटी बहुत तेजी से भागने लगा। सिस्टम नोटिफिकेशन अयन का फेवर 30% अयन का फेवर 5 अयन का फेवर 5% अयन का फेवर 5% दिल दे बैठी। कहा क्या मैं भी आपके साथ बाहर घूमने चल सकती हूँ? अयन ने धड़कते दिल से पूछा। तुमने अपने कदम रोके और मुड़कर देखा। तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? अयन की आंखों में एक मासूम सा कौतूहल और उत्सुकता थी। उसकी यह बेदाग रंगत देखकर तुमने पक्का इरादा कर लिया कि तांग हाउ को इस मासूम के आसपास भी भटकने नहीं दोगे। तांग हाउ के लिए तो भविष्य में 2 मीटर लंबी एक ढाकड़ औरत तय की जाएगी ताकि तनसांड को एक सुरक्षित और पूरा बचपन मिल सके। तुम जिक्सियांग पवेलियन के दरवाजे पर आकर रुक गए। यह रेस्टोरेंट मेरे नाम पर है, चलो अंदर चलकर कुछ लजीज खाना खाते हैं। अयन ने बिना एक पल गवाए तुम्हारा हाथ कसकर थाम लिया और बिल्कुल चिपक कर तुम्हारे पीछे चलने लगी। यह जिक्सियांग पवेलियन तुमने
साल की उम्र में खरीदा था। उस वक्त तुमने एक अधूरी बनी इमारत को सस्ते दाम में लिया, उसे मॉडर्न लुक दिया और शहर के सबसे जबरदस्त शेफ काम पर रख लिए। तुमने एक अनोखा प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम लागू किया, कमाई का 20% रसोई के स्टाफ को, 10% काउंटर और वेटर्स को और बाकी 7% सीधे तुम्हारी जेब में। इस जबरदस्त हिस्सेदारी की वजह से सारे कर्मचारी दिल लगाकर काम करते थे। तुम्हारा पूरा सोशल नेटवर्क और मेलजोल इसी रेस्टोरेंट के खर्च से चलता था। स्पिरिट हॉल के बड़े बड़े अफसर भी तुम्हारे एहसानमंद थे। यू शियाओगांग ने 2-3 सालों तक तुम्हें दबाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह तुम्हारी नींव तक को हिला नहीं सका। तुम्हें जो शेष महीने तक बंदी बनाकर रखा गया था, वह भी यूशियागा की ही साजिश थी। उसने दूसरों को रिश्वत देकर स्पिरिट हॉल छोड़ने के फर्जी दस्तावेज बनवाए और एचआर डिपार्टमेंट में जमा करा दिए थे। हालांकि तुम अब भी उसकी जान नहीं लेना चाहते थे। इतने सालों की दुश्मनी का हिसाब उसे सीधे मारकर छुकता करना बहुत आसान मौत होती। फिलहाल तो तुम बस पेट भरकर खाना खाना चाहते थे। तुमने 1000 ईयर अर्थ ड्रैगन स्पाइन और गोल्डन फिश मिल्क जैसी नायाब और कीमती चीजें निकाली और वेटर शाओली को थमा दी। किचन में कहो कि इसे पूरे दिल से पकाएं और मेरे पुराने फिक्स टेबल पर लगाएं। शाओली ने तुम्हारी आवाज़ सुनते ही तुम्हें पहचान लिया। फिर उसकी नज़र तुम्हारे बाजू से लिपटी अयन पर पड़ी और वह हैरान रह गया। जो तुम्हारा काम नहीं है उसमें नाक मत घुसाओ। ज़्यादा बकबक की तो आधे दिन की दहाड़ी कट जाएगी। तुमने टोका। शली ने तुरंत सुर बदला और जोर से किचन की तरफ आवाज़ लगाई। सुनो, सब बहुत खास लगा। वह मुस्कुरा कर बोली, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो। रेस्टोरेंट में आए मेहमान बेहद खुश थे और खाने व सर्विस की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे। जबरदस्त प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल की वजह से स्टाफ का हर बंदा पूरी लगन से काम करता था। अगर किसी डिश में जरा सी भी कमी रह जाती तो बाकी कर्मचारी खुद आगे बढ़कर उसे ठीक करवा देते थे। तभी शाओली 2 वेट्रेसों के साथ 7 नायाब और दिव्य व्यंजन लेकर आया जिनकी खुशबू पूरी सड़क पर फैल गई। बॉस रेड स्टाउजेन डियर, अर्थ ड्रैगन स्पाइन और बटर बैग्ड जिनसिंग रूट्स तैयार हैं। तुमने बाकी बची नायाब चीजों के टुकड़े निकालकर स्टाफ को बोनस के तौर पर दे दिए। आज रात सबने मेहनत की है, इसे किचन और काउंटर के कर्मचारियों में बांट देना। रेस्टोरेंट में बैठे लोग तुम दोनों को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे थे। इतना हसीन जोड़ा उन्होंने जिंदगी में नहीं देखा था। अयन को लोगों की परवाह नहीं थी, वह तो बस अर्थ ड्रैगन स्पाइन और गोल्डन फिश मिल्क को देखकर धर्म संकट में फंसी थी कि शुरुआत कहाँ से करें। तुमने मुस्कुराकर फिश मिल्क का एक टुकड़ा उठाया और उसके होठों के पास लगा दिया। जैसे ही उसने खाया वो मक्खन की तरह मुंह में घुल गया और उसकी मिठास उसकी पूरी रूह में उतर गई। स्वाद बहुत बढ़िया है, जो मन करे बेझिझक मंगवा लो। तुमने कहा। तुम दोनों आराम से खाने का लुत्फ उठा ही रहे थे कि थोड़ी दूरी पर काले लबादे में छिपे 2 लोग तुम्हें घूर रहे थे। लड़की तो क्या बेमिसाल चीज़ है, अफसोस साथ में एक बंदा भी है। खैर, खाना खत्म होते ही इस रेस्टोरेंट को तबाह कर देंगे ताकि इन्हें पता चले कि असली ताकत क्या होती है। मुझे भी वह लड़की पसंद आ गई है। देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है। उन दोनों की बातचीत का एक एक शब्द तुम्हारे कानों में साफ पड़ा। उसी पल तुम्हारे सिस्टम पैनल पर उन दोनों की जानकारी उभर आई। कैरेक्टर एक नाम तांगाओ, पहचान क्लियर स्काई सेट का युवा मालिक, उम्र 33 साल, कल्टीवेशन लेवल 80 सोल्ड रो स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर, 2 पीली 2 बैंगनी 4 काली सोल रिंग्स। उसी कीम कैरेक्टर 2 खनी खूनी करस करना नाम तांगश्याओ, पहचान तांगहाउ का बड़ा भाई और उम्र 50 साल, कल्टीवेशन लेवल अस्ट्रींड सोल डुल एस स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर, 2 पीली 2 बैंगनी 4 काली सोल रिंग्स। उन्हें धीरे धीरे अपनी तरफ आते देख तुम्हारे दिल में एक मजाकिया और खुराफाती विचार आया। तांगहा घाव 33 साल का है और अयन की मासूमियत के सामने वह एक अंकल जैसा लगता है। इन दोनों का साथ में होना ही बहुत अजीब है। तुमने तो दिमाग में एक और बेतुका नज़ारा सोच लिया। अगर तांगहाउ की जोड़ी युए गवान के साथ बना दी जाए और भविष्य में तांगसांड के पास क्लियर स्काई हैमर के साथ दूसरा स्पिरिट वेलवेट क्रिसेंथिमम हो तो माहौल कितना खौफनाक और जबरदस्त होगा। फुए और अयन की यह जोड़ी किसी आसमान से उतरी परियों जैसी लग रही थी, जिसे देखकर बाकी लोग जल बुनकर खाक हो रहे थे। आखिरकार दोनों की खूबसूरती का कोई जवाब ही नहीं था। अरे वाह, यह जोड़ी तो सबके सामने खुलेआम प्यार का इजहार कर रही थी। इसी दौरान बिजनेस माइंड वाला एक बच्चा रास्ते में सीमेंट की दर्जनों बोरियां रखकर बैठ गया था, जिसके सामने लगे बोर्ड पर लिखा था 222 बोरियां भरपेट। खाना खाने के बाद फुए अपनी सीट पर आराम से बैठकर मुस्कुराते हुए नीचे सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहा था। उधर अयन अभी भी अपने हाथों में थमी रेड जेड झींगे को थोड़ा थोड़ा करके छील रही थी। तभी अयन के पेट से एक जोरदार गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। फू ए ने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो पाया कि इस नन्ही हसीना ने सिर्फ खाना खाकर ही अपना लेवल बढ़ा लिया था। वह अब लेवल 66 की सोल एपेरर बन चुकी थी। अयन का नन्हा सा चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया। हालांकि वह जानती थी कि सामने रखी डिशेस में बेहिसाब ताकत और एनर्जी भरी हुई है, लेकिन अफसोस कब उसके पेट में एक निवाला ठूंसने की भी जगह नहीं बची थी। उसे इस तरह ललचाई नजर से खाने को घूरते और असमंजस में फंसे देखकर फूहिए को वह बेहद प्यारी लगी। बस करो, अगर नहीं खा पा रही हो तो इसे संभाल कर रख देते हैं, कल खा लेना। माना कि यह बहुत फायदेमंद चीज़ है, लेकिन एक बार में ज़्यादा खाओगी तो सेहत बिगड़ जाएगी। फुए ने बस एक हाथ हिलाया और बचा हुआ सारा खाना सीधे सिस्टम के स्टोरेज स्पेस में गायब हो गया। फिर फुए ने अयन के हाथ में बचा हुआ आधा खाया रेड जेड झींगा लिया और उसके सामने ही बड़े आराम से अपने मुंह में डालकर चबा गया। अरे मेरा झींगा! अयन ने अपनी मासूम और बेबस नज़रों से यह पूरा नज़ारा दिखा, लेकिन जब तक वह संभलती तब तक फू या नाम का यह शैतान उसका आधा झींगा पूरी तरह साफ कर चुका था। सुनो मेरी बात, ऐसे ताकतवर और भारी खाने को ज़्यादा मात्रा में पचाना अच्छा नहीं होता। भले ही ह्यूमन फॉर्म में आइसोल बीस्ट का शरीर ताकतवर होता है, लेकिन है तो यह इंसान का ही
जिस्म, अगर सोल बीस्ट की तरह बेसब खाओगी तो शरीर यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने अंदर हिलकोरे मारती अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए अय्यन को लगा कि फुइये के साथ बाहर घूमने आने का उसका फैसला बिल्कुल सही था। इसी बीच फुए ने अपनी स्पिरिट पावर को क्लियर स्काई सेक्ट के दोनों भाइयों तांग हाउ और तांग शियाओ पर टिका दिया ताकि देख सके कि यह दोनों क्या खुराफात करने वाले हैं, और जैसा कि उम्मीद थी कुछ ही देर में नीचे की मंजिल से बर्तन और प्लेटें टूटने की जोरदार आवाज आई। छन पटाख, अबे क्या यह खाना इंसानों के खाने लायक है? इतना घटिया और बकवास खाना तुम लोग इतना घटिया और बकवास खाना तुम लोग बाजार में बेचने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? पहली मंजिल से एक कड़क और भारी आवाज गूंजी, लेकिन ऊपर से फुइये नीचे खड़े तांगा घाव को ऐसे देख रहा था जैसे किसी जोकर का तमाशा देख रहा हो। बर्तन फोड़ना हो या प्लेटें तोड़ना, जब तक जेब से हर जाने के पैसे आ रहे हैं फुए को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वेटर शाओलान ने मुस्कुराते हुए बेहद तमीज से कहा, सर हमें बेहद अफसोस है कि हमारे खाने का स्वाद आपको पसंद नहीं आया, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं आपने पूरी प्लेट खाली कर दी है, तो क्या आप मेहरबानी करके बिल चुका देंगे? शाओलान को ऐसे सिरफिरे ग्राहकों से निपटने की आदत थी जो लोग जिक्सियांग पवेलियन में आकर मुफ्त का खाना खाते या हंगामा करते उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता था और दोबारा रेस्टोरेंट में कदम तक नहीं रखने दिया जाता था। जहां तक मारपीट और गुंडागर्दी का सवाल था तो यह रेस्टोरेंट टियांडो रॉयल सिटी की छाती पर बना था, शाही शहर की नाक के नीचे। दंगा करने की हिम्मत किसी में इतनी आसानी से नहीं होती थी। तांगहाओ के इस हंगामे ने बाकी ग्राहकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। फुया खिड़की पर टेक लगाए किसी तीसरे इंसान की तरह मजे से तांग भाइयों की नौटंकी देख रहा था। फुये नीचे क्या चल रहा है? खाना खाकर बर्तन तोड़ना तो बहुत बदतमीजी है। अने अपनी नीली आंखों से नीचे देखते हुए नफरत से मुंह बनाया। 2 टके के जोकर हैं, बस भविष्य में ऐसे लुटेरों और गुंडों से दूरी बनाकर ही रखना, फुए ने कहा। फुए और अय्यन की आवाज में कोई डर नहीं था। जिस जिस बंदे के पास थोड़ी बहुत भी स्पिरिट पावर थी उन सबके कानों में यह बात साफ साफ पड़ गई, जिसमें तांगहाउ और तांग शियाओ भी शामिल थे। शलान, तुम अपना काम करो, इन दोनों से एक ढेला लेने की जरूरत नहीं है। 100 गोल्ड कॉइन्स की ही तो बात है। हमारा जिक्सियांग पवेलियन इतना कंगाल नहीं हुआ है। बस आज के बाद हमारी ब्लैक लिस्ट में क्लियर स्काई सेक्ट का नाम और जोड़ देना। नीचे खड़ी वेटर का नाम शाओलान था। शाओली की तरह वह भी इस रेस्टोरेंट की पुरानी और भरोसेमंद कर्मचारी थी जो हॉल के सारे मामले संभालती थी। जी बॉस, शाओलान ने फुए का हुक्म सुनते ही तांगहाउ और तांगशियाओ को बेहद शालियनता से सिर झुकाकर एक मीठी मुस्कान दी और फिर उन्हें पूरी तरह अनसुना करके अपने काम में लग गई। लेकिन तभी भीड़ में से किसी की चीखने की आवाज आई, क्लियर स्काई सेक्ट। अरे हाँ, मुझे याद आया, यह दोनों तो क्लियर स्काई के वही 2 मशहूर जीनियस है ना। मैं सोच ही रहा था कि यह दोनों इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं। अरे हाँ, यह तो तांगहाउ और तांग शियाओ दोनों भाई हैं। वैसे तो क्लियर स्काई सेक्ट के इन दोनों जीनियस के बहुत चर्चे सुने थे, लेकिन आज देख लिया कि इनका कैरेक्टर कितना गिरा हुआ है। भीड़ की थू थू और लानत लानत के बीच तांगहाउ और तांगशियाओ का चेहरा गुस्से और शर्म से कभी पीला तो कभी लाल पड़ने लगा। फुया ऊपर से आराम से खड़ा होकर नीचे बदहवास और शर्मिंदा खड़े दोनों भाइयों का तमाशा देख रहा था। उसके लिए अब 2 सोल डॉल किसी चींटी से ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। 100 गोल्ड कॉइन्स की ही तो बात है। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, हम चुका रहे हैं। तांग हाउ दहाड़ा कहते हैं ना, खामोशी और जिल्लत किसी भी इंसान के घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी होती है। तांग भाइयों का इरादा तो पहले पंगा लेने का और फिर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने का था, लेकिन फू यह कि एक ही चाल तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, दफा हो जाओ और आज के बाद तुम्हारा पूरा सेट यहाँ बैन है, ने उनकी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। उन्हें लगा जैसे किसी ने रुई के फाहे पर मुक्का मार दिया हो। फू ये के तंज का असली मतलब दोनों अच्छी तरह समझ चुके थे। तांग हाउ ने अपनी साख बचाने के लिए तुरंत पैसों की थैली निकाली, लेकिन फू ये की नीति साफ थी। अब समझ आ रहा है? अफसोस, बहुत देर हो चुकी है। माफ़ कीजिएगा सर, आपके टेबल का बिल माफ़ कर दिया गया है, इसलिए आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, शाहलान ने बिना किसी झक्के कहा। वह उस वक्त दूसरे टेबल पर बिल बना रही थी। जब सांड जैसा लंबा चौड़ा तांग घाव पैसों की थैली लेकर उसकी तरफ बढ़ा तो उसने पूरी ईमानदारी और पेशेवराना अंदाज में पैसे लेने से साफ मना कर दिया। आखिरकार यह उसके बॉस का सख्त हुक्म था। और रही बात ब्लैक लिस्ट की, तो वह तो लागू हो चुकी थी। अब से क्लियर स्काई सेक्ट का कोई भी बंदा इस रेस्टोरेंट में कदम नहीं रख सकता था और तांग हाउ व तांग शियाओ के नाम दूसरी मंजिल की वॉल ऑफ शेम पे टांग दिए जाने वाले थे। तुम्हारे जिक्सियांग पवेलियन का मतलब क्या है? हम पैसे दे रहे हैं, फिर भी तुम लोग नहीं ले रहे। तांगहाउ को आखिरकार अपना गुस्सा निकालने का बहाना मिल ही गया। उसका असली मकसद तो ऊपर बैठे उस नौजवान को सबक सिखाना था ताकि वह नीली आंखों वाली हसीना जान सके कि असली मर्द किसे कहते हैं। लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। वह खुद मुफ्त का खाना खाने वाला गुंडा बन चुका था और ऊपर से ब्लैक लिस्ट भी हो गया था। तांगा की घंटी जैसी भारी और गरजती आवाज़ सुनकर भी शान जरा भी नहीं घबराई। आखिरकार वह खुद भी एक काबिल सोल मास्टर थी। अगर इतना भी हौसला ना होता तो वह इतने बड़े रेस्टोरेंट की मैनेजर कैसे बनती? शौलान ने बेहद नजाकत से बात जारी रखी। माफ़ कीजिएगा सर, हमारा जिक्सियांग पवेलियन तो एक छोटा सा कारोबार है। आप जैसे बड़े और ताकतवर घरानों का दबाव हम सह नहीं सकते। अगर आपको हमारा खाना पसंद नहीं आया तो हम खुशी खुशी आपका बिल माफ़ कर रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके आइंदा हमारी दुकान को परेशान ना करें। आखिरकार सबसे पहले खाना खराब बताने वाले भी आप ही थे और पैसे ना देने की जिद करने वाले भी आप ही थे। अब आप जबरदस्ती पैसे ठूंस रहे हैं, जिससे हम जैसे छोटे कामगारों के लिए बड़ी उलझन खड़ी हो रही है। वह तो बस एक मुलाजिम था जो अपनी काबिलियत के दम पर 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। अगर तांगहाउ की तरह हर ग्राहक आकर चिल्लाने लगे और दादागिरी दिखाए तो उसके लिए काम करना हराम हो जाएगा। तुम्हें यह पैसा हर हाल में लेना पड़ेगा। तांगहाउ अब पूरी तरह बौखला गया। उसकी खुद की इज्जत भले ही मिट्टी में मिल जाए, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े सेट कुरक क्लियर स्काई सेट की साख पर वह आंच नहीं आने दे सकता था। तांगा की यह नौटंकी देखकर अय्यन केन के मासूम चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। फुये अंकल अभी तो कह रहे थे कि खाना घटिया है और पैसे
नहीं देंगे। फिर अब उस दीदी को जबरदस्ती पैसे लेने पर मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्या पता, फुए ने मजे लेते हुए कहा। हो सकता है उस वक्त उनकी जेब में पैसे ना मिल रहे हो। अयन और फुए की यह बातचीत आसपास बैठे ग्राहकों ने सुन ली। देखते ही देखते भीड़ में कान्हा फूंसी और ठहाके गूंजने लगे। खाना खराब बताकर मुफ्त में खाया, जबरदस्ती पैसे दे रहा है, शायद वाकई जेब खाली रही होगी। यह सुनते ही तांगहाउ और तांगशियाओ का चेहरा शर्म और गुस्से से ऐंठ गया। क्लियर स्काई सेक्ट के दो जीनियस कहे जाने वाले भाइयों ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी जिल्लत नहीं झेली थी। तांगहाउ आपा खो बैठा और अपनी सोल डोलो लेवल की खौफनाक सोल पावर रिलीज करने ही वाला था कि तभी शाओ लान को बिल चुकाने वाले एक दूसरे नौजवान के शरीर से भी तांगाओ जितनी ही ताकतवर स्पिरिट पावर का धमाका हुआ। उस ग्राहक ने आगे बढ़कर तांगा का रास्ता रोका और कहा, अरे भाई, मैं इस जिक्सियांग पवेलियन में अक्सर आता हूँ। यहाँ का स्वाद और दाम दोनों मुझे बेहद पसंद है। तुम्हें पसंद नहीं आया तो सीधे बाहर का रास्ता नापो। जब उन्होंने तुमसे एक ढेला नहीं मांगा तो फिर यहाँ गुंडागर्दी क्यों झाड़ रहे हो? अगर तुमने इस जगह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस रेस्टोरेंट का पुराना ग्राहक मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह नौजवान धीरे धीरे अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसकी नजरें तांगहाउ पर किसी धारदार तलवार की तरह गड़ गई। इस खौफनाक स्पिरिट पावर के धमाके को महसूस करते ही तांगशियाओ तुरंत अपने छोटे भाई तांगहाउ के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। ऊपर बैठा फू यह नजारा देखकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसके सिस्टम्स ने उस नौजवान की पूरी जन्म कुंडली उसके सामने खोल कर रख दी थी। कैरेक्टर इन्फोनाम चेन शिंग, उम्र 60 साल, पहचान सेवन स्वॉर्ड्स सेट का इकलौता वारिस, सेवन किल स्वॉर्ड का वर्तमान उत्तराधिकारी, दुनिया के सबसे ताकतवर टूल स्पिरिट का मालिक, कल्टीवेशन लेवल ओइन सोल डलो स्पिरिट, सेवन सिल स्वर्ड, दो पीली दो बैंगनी चार काली सोल रिंग्स, दोनों तरफ तलवारें खींच चुकी थी। माहौल इतना भारी हो गया था कि आसपास बैठे ग्राहकों की सांसें थम गई। तांगहाउ ने अपनी नफरत भरी नजरें ऊपर दूसरी मंजिल पर मजे फूये पर टिका दी। अगर लड़ना ही है तो बाहर चलकर लड़ो, किसी के चलते फिरते धंधे को तबाह मत करो। तो चैन सिंह ने बिना कोई बकवास किए सीधे ललकारा। वह काफी वक्त से शांत बैठा था और उसके हाथ खुजला रहे थे। आज किस्मत से अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में उसे क्लियर स्काई सेट के दो घमंडी सोल डॉलो मिल गए थे। आखिरकार क्लियर स्काई सेट ने ही उनके सेवन किल स्वॉर्ड से दुनिया के सबसे ताकतवर टूल स्पिरिट का ताज छीना था, जिससे चैन शिंग्स हर हाल में वापस छीनना चाहता था। पैसे मैंने यहाँ रख दिए हैं। तांगहाउ इतना गया बीता नहीं है कि खाने के पैसे भी ना दे सके। तांगा घाव ने जबरदस्ती पैसों की थैली टेबल पर पटक दी, लेकिन शाओलान ने उस थैली की तरफ देखा तक नहीं। वह चेंजिंग का बिल काटकर आराम से अपने दूसरे कामों में लग गई। रही बात बाकी वेटर्स की, तो सब इस रेस्टोरेंट में काम करके अपने घर बना रहे थे, शादियां कर रहे थे और फाइनेंशियली आजाद हो रहे थे। उन्हें तांगहाउ के इन चंद पैसों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। ऊपर से रेस्टोरेंट का सख्त नियम था कि अगर किसी ने पैसों में घपला या चोरी की तो उसे सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी इतना बेवकूफ नहीं था कि तांगहाउ के लिए अपनी शानदार नौकरी दांव पर लगाए। नतीजा यह हुआ कि पूरे हॉल में एक बेहद मजाकिया नजारा बन गया। 6-7 वेटर आसपास घूम रहे थे, लेकिन किसी एक ने भी तांगहाउ के पैसों को छुआ तक नहीं। भीड़ में से फिर मजाकिया आवाजें गूंजने लगी। वाह भाई वाह, क्लियर स्काई सेक्ट के दो जीनियस का ऐसा कबाड़ा होते पहली बार देखा है। हाँ, अरे काहे के जीनियस, यह तो दो जोकर हैं। हाँ हाँ, गजब हो गया। जिक्सियांग पवेलियन तो शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट है। कल जब यह अपनी ब्लैक लिस्ट दीवार पर चिपकाएंगे तब क्लियर स्काई सेट का ढोल ढोल की तरह बजेगा। लेकिन यह दूसरा बंदा कौन है? इसकी ताकत तो तांगहाउ और तांगशियाओ से जरा भी कम नहीं लग रही। लोगों की इस गूंजती कानाफूसी और ठगों के बीच चैन शिंग और तांगहाउ एक दूसरे को घूरते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगे। तांगहाउ और तांगशियाओ दोनों भाई रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल आए। क्योंकि शाम ढलने वाली थी, इसलिए सड़क पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई थी। फिर भी शानशिंग और तांग भाइयों के बीच तनी हुई तलवारें और बारूद जैसा माहौल देखकर दूर दूर खड़े लोग तमाशा देखने लगे। तियांडो सिटी में तांगहाउ और तांगशियाओ के नाम का बड़ा खौफ था, लेकिन लोग यह नहीं जानते थे कि उनके सामने खड़ा यह अजनबी शख्स कौन है। इसी बीच ऊपर बैठा हुए अपने सिस्टम स्टोर में सामान ढूंढ रहा था। सिस्टम स्टोर आइटम ग्रेट परफेक्शन लेवल स्वर्ड इंटेंट स्टॉक, दोनों नोइस, कीमत शून्य, फ्री एक बार में एक आइटम। तो बाकी आइटम इंस्टेंट एनलाइटनमेंट स्टॉक एक नोइस कई खाना और कीमत शरीफ, फ्री एक बार में एक आइटम। फेये ने तुरंत बाय पर क्लिक किया। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई होस्ट, आपने ग्रेट परफेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट खरीदा, बधाई होस्ट। आपने इंस्टेंट एनलाइटनमेंट खरीदा, बधाई होस्ट। स्वॉर्ड इंटेंट आपके शरीर शरीर में समा गया है। पलक झपकते ही महान तलवारबाजी का चरम ज्ञान और सोड इंटेंट फुए के रोंगटे रोंगटे में उतर गया, मानो उसने हजारों सालों तक तलवारबाजी की कठिन साधना की हो, जिसे वह जब चाहे हासिल और काबू कर सकता था। नीचे रेस्टोरेंट की साख बचाने के लिए खड़े चैन सिंह को देखकर फुये के लबों पर एक हैल की मुस्कान आ गई। नीचे सड़क पर तांगहाउ और तांगशियाओ ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तांगहाउ लेवल इटिटीज पावर अटैक टाइप सोडलो स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर, तांगशो लेवल थिटीज पावर अटैक टाइप सोल स्पिरिट क्लियर स्काई हैमर। दोनों भाइयों ने अपना परिचय दिया। वहीं चैन सिंह की आंखों में अपनी पुश्तैंती साख और बदले की आग चमक रही थी। चिंग लेवल अडून पावर अटैक टाइप सोल डोलो स्पिरिट सेवन किल स्वर्ड। उसकी आवाज गूंजते ही आसपास की हवा में एक जानलेवा और ठंडी हवा तैरने लगी। उसके हाथ में एक बेहद धारदार और लंबी तलवार आ गई जो शाम के धुंधलके में नीली बिजली की तरह चमक रही थी। सेवन किल स्वॉर्ड, तुम सेवन स्वॉर्ड सेक्ट के वारिस हो। तांगहा घाओ और तांगशियाओ हैरान रह गए। सेवन स्वॉर्ड सेक्ट कभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सेक्ट था और उनकी सेवन किल स्वॉर्ड का खौफ पूरे महाद्वीप पर था। इसने लंबे समय तक सबसे ताकतवर टूल स्पिरिट का ताज अपने नाम रखा था। अगर तांगहाउ के दादा तांग चेन ने अकेले अपने क्लियर स्काई हैमर के दम पर पूरे
महाद्वीप को ना हिलाया होता तो आज भी सेवन किल स्वॉर्ड ही दुनिया का पहला टूल स्पिरिट माना जाता। हालांकि सेवन किल स्वॉर्ड का खून एक ही वायरस में आगे बढ़ता था। चेन चिंग के पिता, जो कि पिछले सेट मास्टर थे, अपनी सीमाओं को तो डालने के लिए सुप्रीम डोल क्वियन डोलियो को ललकारने गए थे, जहां स्पिरिट हॉल के हाथों उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद अंदरूनी कलह की वजह से सेवन स्वॉर्ड सेक्ट पूरी तरह तबाह हो चुका था। तांगहाउ और तांगशियाओ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज इस मोड़ पर उनकी मुलाकात चैन सिंह से हो जाएगी। सब जानते थे कि सेवन स्वॉर्ड सेट का हर एक योद्धा अपनी तलवार के साथ पैदा होता था और उनका लड़ाई का अंदाज बेहद आक्रामक और खौफनाक होता था। और सेट मास्टर के बेटे चैन सिंह का हमला तो बाकी सबसे भी 2 कदम आगे था। फालतू बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। आज मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि तुम्हारे इस क्लियर स्काई हैमर में कितना दम है। यह कहते ही पूरे इलाके में एक जानलेवा और भारी सन्नाटा छा गया। तांगहाउ और तांगशियाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में गहरा तनाव और संजीदगी साफ झलक रही थी। भले ही सामने वाला बंदा उनसे कल्टीवेशन में 5 लेवल आगे था, लेकिन वे गिनती में 2 थे। एक कदम पर एक कत्ल, 7 कदमों में 7 कत्ल। तलवार की एक गूंज थी और तीखी आवाज के साथ ही चैन सिंह का पूरा शरीर एक खौफनाक और घनी सोड ओरा से ढक गया। यह किसी मार्शल आर्ट्स दुनिया के अभेद्य कवच की तरह उसके पूरे शरीर पर चढ़ गई। लेकिन यह सिर्फ ढाल नहीं थी, इसमें चीजों को चीर कर रख देने वाली भयानक धार थी। जो भी चीज इस हवा से टकराती पल भर में उसके हजारों टुकड़े हो जाते। पहला, सोल स्किल स्वॉर्ड अनशीथेड। चनशिंग तांगहाउ और तांगशियाओ के बीच की लड़ाई को देखकर जिक्सियांग पवेलियन के सभी ग्राहकों ने खाना खाना छोड़ दिया और इन तीनों सोलो के महामुकाबले पर नजरें टिका दी। आखिरकार खाना तो कभी भी खाया जा सकता था, लेकिन 3-3 सोल्डोलो की जंग रोज रोज देखने को नहीं मिलती। फिलहाल दोनों तरफ का फर्क ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। चैन सिंह अकेले ही तांग भाइयों की जोड़ी से बराबरी का मुकाबला कर रहा था, लेकिन ऊपर बैठे फूये कि पारखी नजरों के सामने मैदान का असली हाल एकदम साफ था। चैन सिंह की स्पिरिट पावर बहुत तेजी से खत्म हो रही थी, जो उसे जीतने के लिए काफी नहीं पड़ने वाली थी। उधर तागहाओ और तांगशियाओ ने भी अभी तक अपने क्लियर स्काई सेक्ट की गुप्त और खौफनाक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था। वे अच्छी तरह जानते थे कि सामने वाला अकेला बंदा 2-2 लोगों से लड़कर वैसे ही मुश्किल में है। ऐसे में अगर उन्होंने अपने खानदानी सीक्रेट अटैक्स का इस्तेमाल किया तो यह बेईमानी और बेशर्मी होगी। आखिरकार उस वक्त क्लियर स्काई सेट पर स्पिरिट हॉल का कोई दबाव नहीं था और वह दुनिया का नंबर 1 सेक्ट माना जाता था, और नंबर 1 होने के नाते युद्ध के उसूलों का पालन करना उनका फर्ज था। छठा सोल स्किल द स्वाड स्वॉर्ड्स रिटर्न टू ओरिजिन चैन शिंग के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थी। वह अच्छी तरह जानता था कि 2 लोगों से एक साथ लड़कर जीतना लगभग नामुमकिन है, लेकिन यह दोनों उसके पसंदीदा रेस्टोरेंट को तबाह करने चले थे, जिसे वह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऊपर से इन दोनों भाइयों से हाथ आजमाने की हसरत तो उसके दिल में बरसों से थी। अनंत स्पिरिट पावर पल भर में आसमान में सिमट गई और हजारों लाखों धारदार तलवारें बनकर सीधे तांगहाउ और तांगशियाओ की तरफ तन गई। छठा सोल स्किल स्काई ब्रेकिंग स्ट्राइक। छठा सोल स्किल स्काई ब्रेकिंग स्ट्राइक। चेनजिंग को अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाते देख तांगहाउ और तांगशियाओ की पीठ पीछे बनी। छठी सोल रिंग एक साथ तेजी से चमक उठी। यह दोनों निशाने पर लॉक होने वाले लॉक्ड अटैक्स थे। इस हमले के नुकसान से बचने का सिर्फ एक नहीं, पूरी ताकत से इन तलवारों को हवा में ही चूर चूर कर दें। तांग भाई सीधे चैनशी को ताकत और सहन शक्ति की जंग में पछाड़ने का दांव खेल रहे थे। शू शू शू, छन छन, पटाखे धमाके, अनंत तैरती तलवारें और 2 विशालकाय क्लेस्काई हैमर्स आपस में टकराई, जिससे कान फोड़ने वाली खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। चैन शिंग की हथेलियों पर पसीना आ चुका था, लेकिन उसने अपने दांत भी लिए और पूरी ताकत से अपनी स्पिरिट पावर को निचोड़कर लगातार तलवारें बरसाना जारी रखा। तलवारबाज का इरादा हर रुकावट को चीरते हुए नाक आगे बढ़ने का होना चाहिए। मेरा दिल खुद एक तलवार है। चनशिंग के हाथों में चमकती 7 किल्स स्वॉर्ड, साथ ही आसमान को छूती एक खौफनाक स्वॉर्ड इंटेंट तांगहाउ और तांगशियाओ की तरफ सीधे तान दी गई। 8वां सोल स्किल पहली फॉर्म माउंटेन स्प्लिटर सिंह की पीठ पीछे बनी। 8वीं सोल रिंग से एक जबरदस्त और चमकदार रोशनी फूटी। तांगहाउ और तांगशियाओ की छठी सोल स्किल का हमला पल भर में गाजर मूली की तरह कटकर हवा में बिखर गया। 8वां सोल स्किल दूसरी फॉर्म सी ड्रेन, अनंत तलवारों का खौफनाक दबाव और धार तांगहाउ और तांगशियाओ दोनों पर बादल बनकर टूट पड़ी। लेकिन इस एक ही हमले में चैन शिंग की पूरी स्पिरिट पावर लगभग खाली हो चुकी थी। 8वां सोल स्किल टाइटन स्ट्रेंथ, 8वां सोल स्किल हेवनली बुल पावर तांगहागाओ और तांगशियाओ में से किसी ने भी इस हमले को हल्के में लेने की भूल नहीं की। यह एक सोल डॉलो की 8वीं सोल स्किल थी, जिसकी तबाही और हैबत किसी टाइटल डॉल की 9वीं सोल स्किल से जरा भी कम नहीं लग रही थी। तलवार और 2 विशालकाय हथौड़े आपस में टकराए, जिससे पूरी जगह पर जमीन हिला देने वाली खौफनाक ऊर्जा का कंपन फैल गया। चैन शिंग की स्पिरिट पावर अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वह अच्छी तरह जानता था कि ताकत और धीरज की इस जंग में वह हार चुका है, लेकिन उसके दिल में कोई अफसोस नहीं था। ताकतवर लोगों से भिड़ना और अपनी हदों को तोड़ना ही उसकी साधना का तरीका था, ठीक उसी तरह जैसे उसके जिद्दी पिता ने अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए सालों पहले सुप्रीम डलोचियान डॉलियों को ललकारा था। तुम इंसान काफी दिलचस्प हो, दोस्ती करोगे? तभी एक रहस्यमयी, बेफिक्र और सम्मोहक आवाज सीधे चैनशिंग के कानों में पड़ी। उसने हैरान होकर अपने बगल में देखा। सामने वहीं खड़ा था जिक्सियांग पवेलियन का वो नौजवान और खूबसूरत मालिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुरंत पीछे हटो। चनशिंग की आंखें घबराहट से फैल गई। उसने महसूस किया कि तांगहाउ और तांगशियाओ के इस साझा हमले के सामने उसकी अपनी प्रोटेक्टिव सोर्ची उसे तो बचा लेगी, लेकिन उसके बगल में आकर खड़ा हुआ यह
नाजुक सा मालिक इस खौफनाक धमाके को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे पहले कि चिंग उसे धक्का देकर दूर हटा पाता, तांग भाइयों का वह खौफनाक और विनाशकारी हमला उन दोनों के बिल्कुल सामने आकर टकराया। कड़कड़ जोरदार कानफट धमाका। धमाके की वह कानफट गूंज पूरे तंडो रॉयल सिटी में फैल गई। चैन सिंह और फू ये जिस जगह खड़े थे वहां धूल और घने धुएं का भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। तांग हाउ और तांग शियाओ ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें पूरा यकीन था कि चैन सिंह उनके इस साझा हमले को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन इससे पहले कि उनकी खुशी का ठिकाना रहता, एक बेहद खौफनाक और दम घुटने वाले दबाव ने दोनों भाइयों को अपनी जकड़ में ले लिया। उन दोनों का शरीर वहीं पथरा गया और वे टस से मस भी नहीं हो सके, यहाँ तक कि आसपास तमाशा देख रहे आम लोगों और ग्राहकों को तो उस दबाव की बस एक हल्की सी लहर पड़ी थी। फिर भी सबकी सांसें अटक गई और कोई हिल तक नहीं पा रहा था। टक 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 धुएं के गुब्बार में से साफ और ठंडे कदमों की आवाज गूंजी। जैसे जैसे धुआं छटा, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक नौजवान लड़का धूल के बीच से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल रहा था। लोगों ने जब ध्यान से देखा तो दंग रह गए। यह कोई और नहीं बल्कि जिक्सियांग पवेलियन का वही खूबसूरत मालिक ये था। क्या इस बंदे में इतनी ताकत थी कि वह 3-3 सोल डॉलों को एक झटके में घुटनों पर ला सके? तंगहाओ और तांगशियाओ के पसीने छूट गए। यह खौफनाक और दम घोटने वाली ताकत यकीनन किसी टाइटल डॉलों की ही हो सकती थी, लेकिन जब उन्होंने उस लड़के का चेहरा गौर से देखा तो लकवाग्रस्त शरीर के साथ साथ उनके चेहरों पर खौफ, हैरानी और अविश्वास का बवंडर उमड़ पड़ा। क्लियर्स स्काई एक्ट के 2 तथा कथित जीनियस और बार बार आकर मेरे रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे इस रेस्टोरेंट को ही तबाह करने चले थे। फुये की आंखों में तांगाओ और तांग शव के लिए सिर्फ बेइज्जती, दुत्कार और ठंडापन था। लगता है किसी दिन मुझे तुम्हारे क्लियर स्काई सेक्ट में आकर खुद सैर सपाटा करना पड़ेगा। उसकी आवाज़ में कोई गुस्सा या खुशी नहीं थी, बस एक बर्फ जैसी ठंडक थी। लेकिन तांग भाइयों के चेहरों पर छाई दहशत छुप नहीं पा रही थी। मैं बहुत जल्द तुम्हारे सेक्ट आऊंगा और तुम दोनों नकारा भाइयों के बुजुर्गों से अच्छी तरह हिसाब किताब करूंगा। मेरा जिक्सियांग पवेलियन तुम जैसे नीच देहातियों के लिए नहीं है जो थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। आज के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दफा हो दाओ और तांगशियाओ को फू ये अभी मारना नहीं चाहता था। आखिरकार चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी तांगसान अभी पैदा होना था और सब कुछ पहले जैसा बने रहना जरूरी था, ताकि फू ये के पास भविष्य का सारा ज्ञान बना रहे। अगर तांगहाओ आज ही मर जाता तो तांग सांड की जगह कोई ली सांड या वांग सांड पैदा हो जाता, जिससे कहानी का पूरा ताना बाना बिगड़ सकता था। तो आगे चलकर चीजों को संभालना सच में बहुत झंझट का काम हो जाता। फुए ने जैसे ही अपनी रैंक नॉइसनिन क्वासी गॉड स्तर की खौफनाक रंग रूप और दबाव को वापस खींचा, तांगहाओ और तांगशियाओ ने सुकून की सांस ली। लेकिन इस वक्त दोनों भाई पसीने से पूरी तरह नहा चुके थे और फुए को देखने वाली उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत भरी हुई थी। भैया चलिए यहाँ से तुरंत निकलिए, क्या अभी और बेइज्जती करानी बाकी है? फुए ने उन दोनों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। वह सीधे जाकर चैन सिंह के पास खड़ा हो गया और मुस्कुरा कर बोला, जनाब थोड़ी शराब हो जाए। हुफ। चैन सिंह ने एक गहरी सांस ली। जिक्सियांग पवेलियन में बैठकर खाना खा रहे ग्राहक फुए का यह रूप देखकर सन्न रह गए थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि इस छोटे से रेस्टोरेंट का मालिक इतना भयानक ताकतवर हो सकता है कि 3-3 सोल डॉलर को छुटकी बजाते ही घुटनों पर ला दे। ये ने ग्राहकों की खुसफुसाहट और फुसफुसाहट पर ध्यान ना देते हुए सीधे अपने सिस्टम की रिकमेंड की गई शराबों की लिस्ट खोल दी। फुए को लगता था कि उसका यह सिस्टम सच में बहुत कमाल का है। डॉलर डालू की दुनिया में मौजूद कोई भी चीज हो वह उसे इसका सोल ओरिजिन के जरिए सीधे हासिल कर सकता था। फुए ने अपनी पीने की क्षमता का अंदाजा लगाया और सोचा कि शुरुआत के लिए फिलहाल 30 मटके निकालकर आजमा लेना ही सही रहेगा। आखिरकार इस मदिरा के असर और फायदे काफी बेहतरीन थे, हालांकि इतने भी बेकाबू नहीं थे। वह चैन सिंह को अपने खास प्राइवेट रूम में ले आया। आयंग अभी भी बेहद उत्सुकता और हैरानी से फुए को निहारे जा रही थी। आखिरकार शुरुआत में उसे फुए सिर्फ एक सोल एपरर जैसा लगा था, लेकिन अब उसकी ताकत डॉलर से भी कई गुना ऊपर कैसे निकल गई, यह बात उसके दिमाग के पर ही थी। उधर चनशिंग भी होश में आने के बाद फुए को बड़े गौर से देखने लगा, जिसने उसे शराब पीने का न्योता दिया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दिखने में महज छोर से 17 साल का यह लड़का इतनी खौफनाक ताकत का मालिक हो सकता है। सरल झिझक फुए ने बस अपना हाथ हवा में लहराया और पलक झपकते ही बहुत पुराने मिट्टी के शराब के मटों का ढेर उनके कदमों के पास लग गया। चैन सिंह ने जब उन सदियों पुराने मटकों को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मटकों की बनावट और मिट्टी के रंग से ही साफ पता चल रहा था कि यह कम से कम 100 सालों से भी ज्यादा पुरानी जमीन में दबी बेहतरीन शराब है। छठा आग फू ये ने बेफिक्री से एक मटका उठाया और उसकी सील की हुई ढांप को उखाड़ फेंका। जैसे ही वह हजारों साल पुरानी सोल वाइन खोली, उसकी इतनी सौदी घनी और खौफनाक खुशबू हवा में घुली कि पूरा जिक्सियांग पवेलियन उस शराब की महक से महक उठा। वह वाकई मानना पड़ेगा, मेरी इस तिजोरी की खास मदिरा की बात ही कुछ अलग है। स्वाद सच में लाजवाब है। फू ये ने बिना किसी शर्म के सिस्टम से मुफ्त में उठाई हुई शराब को अपनी बरसों पुरानी खास तिजोरी का खजाना बताकर शेखी बघार दी। उधर चैन सिंह ने जैसे ही उस शराब की खुशबू सूंघी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। यह साधारण मदिरा नहीं थी, यह एक सोल वाइन थी जिसे कम से कम सैकड़ों सालों तक सहेज कर रखा गया था। सैकड़ों साल पुरानी सोल वाइन क्या खौफनाक खुशबू है। आयंग को भी पीना है। आयंग भी पिएगी। आयंग उसी वक्त फुए के ठीक बगल में आकर बैठ गई। उसकी बर्फानी नीली आंखों में उस हजारों साल पुरानी मदिरा को छकने की बेताबी साफ झलक रही थी। बिल्कुल नहीं, तुम अभी ओतल साल की भी नहीं हुई हो। शराब पीना मना है, फुए ने तुरंत मना कर दिया। आखिरकार यह हजारों साल पुरानी सोल वाइन थी। आई यंग जैसी छोटी सोल एपर इसे पिएगी तो संभाल नहीं पाएगी। चिंग भाई आओ हम दोनों जाम टकराते हैं। आज तुमने मेरे जिक्सियांग पवेलियन की ढाल बनकर जो मदद की है, उसी नाते आज से हम पक्के दोस्त हुए। फुए ने हवा में हाथ लहराया और एक साथ सभी 30 मटकों के ढक्कन हवा में उड़ गए। शराब की इतनी घनी और खौफनाक महक उठी कि 2 मील दूर तक जितने पियक्कड़ थे उन सबके पेट में चूहे कूदने लगे। घट 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 एक पूरा मटका हलक के नीचे उतारते ही फुए को अपने शरीर में एक सुहानी गर्माहट महसूस हुई। हालांकि उसकी ताकत के आगे इस शराब का कोई बड़ा असर नहीं
था। लेकिन जैसा कि एक कहावत है, जो चीज पेट में चली जाए उसे कभी बर्बादी नहीं कहते। चैन सिंह भी दिल का बड़ा दरियादिली इंसान था। जब फू ये ने खुद इतनी आत्मीयता दिखाई तो वह भला पीछे क्यों हटता। मर्दों की बात थी, बस मटके उठाओ और शुरू हो जाओ। दूसरी तरफ मुंह फुलाकर बैठी मासूम आयंगन को जब इस दुष्ट फुई ने शराब नहीं चखने दी तो उसने चुपके से अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास की लताएं बाहर निकाली, पीछे की कतार में रखे आखिरी 2 मटों में अपनी लताओं को डुबोया और उस मीठे रस का मजा लेने लगी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई, लेकिन खुद उसे भी अंदाजा नहीं था कि उसका सर धीरे धीरे घूमने लगा है। फुए और चैनशिंग दोनों में से किसी ने भी शराब का नशा उतारने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं किया। आखिरकार उनकी रैंक पर पहुंचकर नशा ना होना चुटकी बजाने का खेल था। लेकिन पीने के बाद दिमाग को जो बेफिक्र सुकून मिलता है, असली मजा तो उसी का था। दोनों भाइयों की पीने की महफिल देर रात तक जमती रही। देखते ही देखते दोनों चौटनर चोर मटके पूरी तरह डकार गए। फू यह कासर हल्का सा चकरा रहा था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने और चैंस मिलकर सिर्फ 14 मटके ही पिए थे, तो फिर बाकी के 2 मटके खाली कैसे हो गए। लेकिन इस वक्त नशे की हालत में उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद नशे में झूमते हुए वह खुद ही गिनना भूल गया होगा। अपनी सोल पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल करके फूये ने अपने होश ठिकाने लगाए। इसके बाद उसने चैन सिंह को रेस्टोरेंट के एक गेस्ट रूम में आराम से सुला दिया और जाते जाते उसे एक छोटा सा तोहफा भी दे दिया, अपने सिस्टम से हासिल किया हुआ एक ज्ञान आत्म साक्षात्कार का अवसर। इसके बाद फुए आयंग को टॉप फ्लोर पर बने अपने खास अपार्टमेंट में आ गया। यह घर बिल्कुल आधुनिक दुनिया के 3 BHK फ्लैट जैसा था। 3 कमरे, एक हॉल और एक बड़ा सा बालकनी। ये नशे में पूरी तरह सोच चुकी आज को दूसरे कमरे में आराम से लेटाने के बाद फू ये अपने मुख्य बेडरूम की तरफ बढ़ गया। ऐसा नहीं था कि वह कोई महान सन्यासी या शरीफ इंसान बनने का नाटक कर रहा था। बस बात इतनी थी कि किसी का फायदा उठाना उसे पसंद नहीं था। शराब के नशे में धुत होकर किसी लड़की की आबरू से खेलना ये की नजर में सबसे घटिया और शर्मनाक काम था। फूस ये अपने बिस्तर पर लेट गया। वक्त उसके दिलो दिमाग में अनगिनत विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। शुरुआत में ब्रह्मांड की सबसे अजय और सर्वशक्तिमान ताकत पाने के बाद वह बेहद उत्साहित था, लेकिन वह यह भी जानता था कि ऐसी बेमिसाल ताकत आगे चलकर उसकी जिंदगी को एकदम खाली और बोरिंग बना देगी। इसलिए इस खालीपन को भरने के लिए उसे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो क्यों ना इस दुनिया की खूबसूरत हसीनों को अपना दीवाना बनाया जाए। आखिरकार उसके सिस्टम के पास एक कमाल का फीचर था, लड़कियों के अफेक्शन लेवल को लॉक कर देना ताकि उनका प्यार कभी कम ना हो। तो बस फुए ने अपना पहला छोटा सा लक्ष्य तय कर लिया, अपनी शख्सियत और अंदाज के दम पर डॉलो डालू की हर खूबसूरत हसीना का दिल जीतना। बस तय रहा यही करेंगे। आधी रात को फू यह गहरी और सुकून भरी नींद में सो चुका था, तभी उसके कमरे का दरवाजा बहुत धीरे से खुला। नीले और सुनहरे रंग की फ्रॉक पहने आयंग अपनी ब्लाउज सिल्वर ग्रास की अनगिनत लताओं पर सवार होकर चुपचाप उसके कमरे में दाखिल हुई। उसकी आंखें अभी भी शराब के नशे से छड़ी हुई थी और उसके गालों पर गुलाबी लाली छाई हुई थी। लताओं के सहारे वह फुए की रजाई के अंदर सरक गई और अपना छोटा सा सर फुए के सीने पर टिका दिया। आयंग को फुए के शरीर की खुशबू और गर्माहट बेहद पसंद आ रही थी। गहरी नींद में सो रहे फुए ने जैसे ही अपनी बाहों में उस नरम और गर्म एहसास को महसूस किया, उसने अनजाने में ही आयंग को अपनी छाती से और कस कर चिपका लिया। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई, मानो वह कोई बहुत ही खूबसूरत सपना देख रहा हो। दूसरी तरफ गेस्ट रूम में सोया हुआ चनशिंग इस वक्त एक बेहद आध्यात्मिक और गहरी ध्यान अवस्था में जा चुका था। इस अवस्था में कोई भी सोल मास्टर अपनी सीमाओं को लांघकर ज्ञान की परम ऊंचाइयों को छू सकता था। आत्म साक्षात्कार और ध्यान की इस अद्भुत अवस्था में कोई भी सोल मास्टर अपनी साधना के गढ़ रहस्यों और अपनी सोल स्पिरिट की असली प्रकृति को गहराई से समझ सकता था। सोल मास्टर की दुनिया में एक मशहूर कहावत थी, एक बार ध्यान में परम ज्ञान मिल जाने के बाद अगले 10 सालों तक साधना के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर था जो किसी सोल मास्टर को पूरी जिंदगी में शायद एक बार ही नसीब होता था। और अगर इस ध्यान में कोई विघ्न डाल दे तो इंसान की साधना हमेशा के लिए रुक सकती थी या उसकी ताकत भी घट सकती थी। अगली सुबह पूर्व से सूरज की पहली किरणें उगी और फुए धीरे धीरे अपनी नींद से जागा। शायद लंबे समय से इतनी सुकून भरी नींद ना लेने की वजह से उसे लगा कि बीती रात उसकी नींद का स्तर वाकई शानदार रहा था। हाँ, बस सीने पर एक अजीब सा भारीपन जरूर महसूस हो रहा था, जैसे कोई सपना या भार ऊपर रखा हो। उसने अपनी आलसी आंखों को मला, बाहर निकल रहे सूरज को देखा और अपनी बाहों में मौजूद उस नरम नरम एहसास को और कसकर लपेटे हुए दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। रुको जरा, क्या मैं कल रात अकेले नहीं सोया था। यह ख्याल आते ही फुए की सुनहरी आंखें झटके से पूरी खुल गई। उसने अपनी धुंधली आंखों को मलकते हुए ध्यान से देखा। नीले और सुनहरे रंग का एक खूबसूरत रूप उसके ठीक सामने मुस्कुरा रहा था। यह मेरे बिस्तर पर कैसे पहुंची? मैंने तो इसे दूसरे कमरे में सुलाया था ना। फुया अभी कल की यादों को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी, तभी आयंग की भी आंखें खुल गई। उसने अपनी आलसी नीली आंखों को मला और फुये को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर मासूमियत से बोली, फुये हम थोड़ी देर बाद उठेंगे ना, आयंग को अभी और सोना है। यह कहकर आयंग ने बिना किसी झिझक के दोबारा अपनी आंखें मोली और सोने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे शायद सोने की मुद्रा थोड़ी असहज लगी, इसलिए उसने करवट बदल ली। और जैसे ही उसने करवट बदली फुए की आंखें फटी की फटी रह गई। उस पल फुए का चेहरा मारे अचरज और घबराहट के लाल हो गया। उस दिन ना सिर्फ स्वॉट कमरे से बाहर नहीं निकला और आयंग भी पूरा दिन कमरे से बाहर नहीं आए। लगभग 18 सालों तक अपनी पवित्रता और कुंवारेपन को संभाल कर रखने वाले फुए ने आखिरकार अपनी जिंदगी का पहला अनुभव हज़ार साल पुरानी घास को दे दिया। इसके बारे में फुए का बस एक ही रिएक्शन था। अद्भुत अद्भुत शाम ढलने वाली थी, लेकिन फुए और ऐन की दीवानगी और मोहब्बत थमी नहीं थी। ऐन पूरी तरह बेसुध और निढाल होकर फू ये की छाती पर लेटी हुई थी और उसके मासूम व खूबसूरत चेहरे पर गुलाबी लाली छाई हुई थी। सच तो यह था कि एक सोल बीस्ट होने के नाते वह इंसानों के प्यार मोहब्बत को बहुत गहराई से नहीं समझती थी। वह तो बस इतना जानती थी कि फुए बेहद खूबसूरत है। उसकी खुशबू में एक
गजब का सम्मोहन है और वह इतना ताकतवर है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून और सुरक्षा देता है। इसीलिए वह फुए से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। आधी रात को वह फुहिए की बाहों में गहरी नींद सो रही थी। उसका दिल एक अजीब से संतोष से भरा हुआ था, मानो वह किसी गर्म अलाव के पास लेटी हो। फुहिए से मिलने से पहले सोल्स बीस्ट के रूप में बिताई उसकी पुरानी जिंदगी अब धुंध के गुब्बार की तरह पीछे छूट चुकी थी। सिस्टम नोटिफिकेशन। बधाई होस्ट, आपने अयन का 60% अफेक्शन हासिल कर लिया है। अफेक्शन लेवल को हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया है। एक और सुबह की शुरुआत हुई। फुए को आखिरकार समझ आया कि पुराने जमाने के राजा महाराजा सुबह की सभाएं क्यों छोड़ दिया करते थे। जब भाव में ऐसी नाजुक और महकती हसीना हो तो किसी और काम में मन कैसे लग सकता था। बिस्तर पर पड़े पड़े ही उसने अपने सिस्टम का स्टोर खंगालना शुरू किया। सिस्टम स्टोर आइटम यन यांग क्रिएशन ग्रास स्टॉक नो 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 इस असर। इसे खाने वाले का मार्शल सोल सोक्त एक लेवल ऊपर अपग्रेड हो जाएगा और भविष्य की साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी। मुफ्त आइटम गॉड लेवल सेक्रेट ट्रेजर स्वस्थ स्टॉक नो 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 इस असर। इसे पीने के बाद आप और भी ज्यादा मर्दाना, ताकतवर और बेमिसाल बन जाएंगे। आकार में थोड़ा और अजाफा होने की गुंजाइश है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। मुफ्त आइटम रैंक नोसने लिमिट डॉल्बो पपेट स्टारी स्टॉक नोसने नोसने असर सोन से। मसनवारो एक आंखों वफादार और आज्ञाकारी बिना किसी अपनी सोच वाला लोहे का कठपुतली योद्धा जो किसी की भी परछाई में छुप सकता है। मुफ्त स्टोर खंगालते हुए फुए की नजर गॉड लेवल सेक्रेटरीजर पर टिकी। उसे लगा कि यह तो बड़े काम की चीज है, ताकतवर बनाने के साथ साथ साइज भी बढ़ाएगा। हालांकि फुए का साइज वैसे ही काफी विशाल था। आखिरकार कल अयन ने पूरे दिन इसका साक्षात अनुभव किया था और उसकी टांगे अभी तक हल्की हल्की कांप रही थी। जो भी हो, पहले एक बोतल पीकर तरोताजा हो लेते हैं। फुए ने बिना किसी झिझक के बाय पर क्लिक कर दिया। सिस्टम नोटिफिकेशन बधाई हो होस्ट, आपने गॉड लेवल सेक्रेट ट्रेजर हासिल कर लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन बधाई हो होस्ट, आपने गॉड लेवल सेक्रेट ट्रेजर सफलतापूर्वक खरीद लिया है। घट 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 फुए ने पूरी बोतल एक ही सांस में गटक ली। पीते ही उसे अपने शरीर में ताकत और पौरुष की एक नई लहर दौड़ती हुई महसूस। लेकिन अयन की मौजूदा हालत देखकर साफ था कि वह अब फुए के साथ दोबारा रासलीला रचाने के काबिल नहीं थी। उसे आराम करने देना ही बेहतर था। वह तुरंत बिस्तर से उठा और कपड़े पहन लिए। अयन अभी भी गहरी और सुकून भरी नींद में सो रही थी। आखिरकार कल उसकी जिंदगी में पहली बार यह सब हुआ था, इसलिए अपने शरीर की थकान मिटाने के लिए उसे आराम की सख्त जरूरत थी। फुए ने अपने सिस्टम स्टोर में मौजूद लिमिट डोल पपेट्स की लिस्ट खोली और बिना देर किए एक कठपुतली खरीद ली। सिस्टम नोटिफिकेशन बधाई हो होस्ट, आपने रैंक 99 लिमिट डोल पपेट खरीद ली है। फुए की सोच खत्म होते ही अगले ही पल उसके सामने एक खौफनाक ब्लैक आर्मर पहना हुआ साया प्रकट हो गया। छन कवच की कड़क आवाज के साथ वह साया तुरंत एक घुटने पर नीचे झुक गया। मालिक उसकी आवाज एकदम सूखी रुखी और बेजान थी, लेकिन फैये ने सोचा कि बिना किसी अपनी सोच वाली कठपुतली से इंसानी भावना की उम्मीद करना बेवकूफ़ी होगी। अयन की सुरक्षा में तैनात हो जाओ, ध्यान रहे उसे खरोच तक नहीं आनी चाहिए, फुए ने हुक्म दिया। फुए की बात पूरी होते ही वह काला कवच हवा में गायब हो गया और सीधे अयन की परछाई में समा गया। फुए ने अपनी असीम ताकत से भी ध्यान लगाकर देखा, लेकिन उससे उस परछाई में किसी भी खतरे इंसान का जरा सा भी सुराग नहीं मिला। हालांकि सिस्टम द्वारा दिए गए पपेट बीकन के जरिए वह जब चाहे उसकी सही लोकेशन जान सकता था। यह तो ऐसा था मानो फुए ने अयन को दुनिया का सबसे सेफ गार्ड और लाइव लोकेशन सिस्टम दे दिया हो। लेकिन फिर भी फुए का मन नहीं माना। अगर स्पिरिट हॉल का वो क्वानो ल्यू और क्लियर स्काई सेक्ट का तांग चेन मिलकर अदीन पर हमला कर दें तो खतरे को पहले ही रोक लेना चाहिए। सिस्टम नोटिफिकेशन बधाई होस्ट, आपने 9 और रैंक 9 लिमिट डोल कठपुतलियां खरीद लिए हैं। अपने सामने घुटनों पर झुके 9 ब्लैक आर्मर पपेट्स को देखकर फुए के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। तुम 9 के 9 अयन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालो। जब तक तुम जिंदा हो उस एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। जैसे ही वे 9 खौफनाक परछाइयों वाले आर्मर अयन की परछाई में समा गए, फुए के दिल को पूरी तरह तसल्ली मिल गई। आखिरकार अगर कोई उसकी अपनी औरत ना होती तो वह इतनी परवाह ना करता, लेकिन अयन अब फुए की अपनी थी और उसकी सुरक्षा में कोई कमी छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। जहां तक स्पिरिट हॉल वापस लौटने का सवाल था तो फुए का फिलहाल वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार वह पिछले आधे साल से गायब था और स्पिरिट हॉल से किसी एक बंदे ने भी उसका हालचाल जानने के लिए छू तक नहीं की थी। ऐसे में फुए को भी उन लोगों की कोई परवाह नहीं थी। फुए को स्पिरिट हॉल कि इस उदासीनता से काफी निराशा हुई थी और जाहिर है इन सबका असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि यूशियागा था। ब्लू डेविल डायर ड्रैगन सेट में फुए कदम जरूर रखेगा, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया था। रही बात क्लियर स्काई सेट की, तो यूशियागा की तरह उनका भी हिसाब किताब वक्त आने पर किया जाएगा, देखते जाओ। लेकिन फुए के लिए सबसे अजीब और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उसकी सीनियर बीवी डोंग उसके प्रति प्यार और लगाव दिन ब दिन अपने आप बढ़ता ही जा रहा था। पहले यह सफीन सफीन से था, अगले ही दिन ओतिमसित हो गया और अब बढ़ते बढ़ते ओतिमसित तक पहुंच चुका था। नोइनसित के जादुई आंकड़े से बस एक कदम दूर फुए को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी बीबिंग से बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। यह पूरी पहेली उसके दिमाग के परी थी। दूसरी तरफ स्पिरिट हॉल के सुप्रीम पोप पैलेस के तहखाने में बनी डार्क इंटरोगेशन चेंबर का नजारा बेहद खौफनाक था। बेबीदो के हाथ में एक कड़क लोहे की चाबुक थी। उसकी गहरी भूरी आंखें किसी जहरीले नाग की तरह सामने लोहे के फ्रम से बंधे हुए स्प्लिट हॉल के कई डिपार्टमेंट हेड्स पर टिकी हुई थी। उन सभी की चमड़ी चाबुक के वारों से उधर चुकी थी, पूरा शरीर खून से लथपथ था और मांस बाहर झांक रहा था। होली मैडम रहम कीजिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता, सच में नहीं पता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हुजूर जान बख्श दीजिए। उनकी दर्दनाक चीखों, गिड़गिड़ाने और कराने का बेबी दो पर रत्ती भर भी असर नहीं हो रहा था। उसने शुरुआत से लेकर अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वह चाहती थी कि स्पिरिट हॉल के नमक हराम और गद्दार कुत्ते खुद अपनी जुबान से अपना जुर्म कबूल करें। तुम लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो इसी तरह यहाँ चिल्लाते रहो और तड़प तपड़प कर मरो, या फिर कल सुबह नाजो बजे तक मुझे साफ साफ बताओ कि फुए के गायब होने की खबर को दबाने के लिए तुम लोगों
को किसने रिश्वत दी थी? बेबी बेहतर होशियार थी। चियान शजी द्वारा दी गई फाइलों को देखते ही वह समझ गई थी कि फुये को किसने किडनैप किया और उसकी हत्या की साजिश रची, लेकिन उसके पास अभी ठोस सबूत नहीं थे। आखिरकार उस साजिशकर्ता का बाप ब्लू डेविल टायर ड्रैगन सेट का एक ताकतवर एल्डर था। उसे मारना तो आसान था, लेकिन उसका सेट चुप में नहीं बैठता, इसलिए बेबी दों को इन गद्दारों का मुंह खुलवाना ही था। रही बात स्प्रिट हॉल के बाकी उन सभी अफसरों की जिन्होंने रिश्वत ली थी, उनमें से एक एक कुफू यह कि कब्र के साथ जिंदा दफनाया जाएगा, यह ओजते ही बेबी दों के खूबसूरत लबों पर एक जहरीली और खौफनाक मुस्कान तैर गई। युयागांग ओ युयागांग, दुआ करना कि तुम गलती से भी मेरे हाथों ना चढ़ो, वरना मैं तुम्हें महसूस कराऊंगी कि जिंदगी और मौत की दहलीज पर पल पल तड़पने का असली मतलब क्या होता है। बेबी दोगंग धीरे धीरे टॉर्चर रूम से बाहर निकल आई। उसने दरवाजे पर खड़े 2 पहरेदारों की तरफ देखा और उसकी आवाज में झड़ जैसी ठंडक थी। हर 15 मिनट में इन पर गाढ़ा नमक का पानी और तेज हाथ बारी से छिड़कते रहना, और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने मेरे हुक्म में जरा भी ढील दी है तो तुम दोनों भी इन्हीं के साथ अंदर लोहे के फ्रेम पर लटके नजर आओगे। कमरे के बाहर पहरा दे रहे गार्ड्स के माथे पर यह सुनते ही ठंडे पसीने की बूंदें उभर आई। हर 15 मिनट में नमक का पानी और तेजब। बेबी दो के वहां से चले जाने के बाद दोनों गार्ड्स थर थर कांपते हुए टॉर्चर रूम के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर नजारा देखकर खून खराबे के आदी हो चुके इन 2 जल्लादों की भी रूह कांप गई। लोहे की जंजीरों से लटके हुए उन चारों अफसरों के शरीर पर 1 इंच भी सही सलामत चमड़ी नहीं बची थी। मांस के बड़े बड़े लोथड़े बाहर उधड़े हुए थे, जिसे देखकर दोनों गार्ड्स का सर चकराने लगा। भाई, अगर हम हर 15 मिनट में इस तरह नमक और तेजाब छिड़कते रहे तो यह लोग तो तड़प तड़प कर यहीं मर जाएंगे। तू बेवकूफ है क्या? इनके मरने या जीने से हमारा क्या लेना देना? हम तो छोटे कर्मचारी हैं, वैसा चुपचाप कर। अपनी जान बचानी है तो दिमाग मत चला। बात तो सही है तेरा। टॉर्चर रूम से निकलकर बेबी दोंग धीरे धीरे पो पैलेस के पीछे बने छोटे से खूबसूरत बगीचे में आ गई। यह उसकी पसंदीदा जगह थी। जब भी उसका दिल उदास होता या दिमाग अशांत होता, वह सुकून की तलाश में यहीं आया करती थी। ठंडे संगमरमर के बेंच पर टेक लगाकर बैठते हुए विबिदोंग ने आसमान में चमकते अनगिनत सितारों की तरफ अपनी नजरें उठाई। बीती यादें उसके दिमाग में कौंधने लगी और उसकी आंखों के कोरों से गर्म आंसू छलक कर बहने लगे। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर वह स्पिरिट हॉल की होली मेडिटेट ना होती तो क्या वह बिना किसी रुकावट के फुहिये के साथ खुशी खुशी रह पाती? क्या तब भी ब्लू डेविल आयरन ड्रैगन सेक्ट के वह दरिंदे फुहिये को तड़पा तड़पा कर मार डालते? आंसुओं ने उसकी आंखों के सामने धुंध पैदा कर दी थी, लेकिन उसकी पुतलियों में ब्लू डेविल टायर ड्रैगन सेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ खौफनाक नफरत की आग जल रही थी, और युयागांग उस असली हत्यारे के लिए उसकी नफरत की कोई सीमा नहीं थी। अगर मेरे बस में होता तो मैं युयागांग के शरीर की एक एक बोटियां अपने हाथों से छीलकर उसे जिंदा काटती। तुम सब के सब, तुम सबको फिये की मौत का हर्जाना अपनी जान देकर चुकाना होगा। बेबी दोम के होठों से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। उफ, लेकिन उसे कानों कान खबर नहीं थी कि बगीचे के अंधेरे कोने में छिपा हुआ क्वानशजी अंधेरे में खड़ा होकर यह पूरा मंजर देख रहा था। उसके दिल में आया, जो चला गया सो चला गया। इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। मुझे तो बस यही उम्मीद है कि मेरी यह शिष्या भविष्य में हमारे स्पिरिट हॉल की बागडोर संभालने के काबिल बन सके। लेकिन चियान शुजी को क्या पता था कि इंसानों के लिए भले ही मरकर जिंदा होना नामुमकिन हो, पर हमारा हीरो फू या तो मरा ही नहीं था। उधर फू ये अपने मन ही मन सिस्टम से चैट कर रहा था। हे सिस्टम, यह बताओ कि क्या मैं डलो दलू पार्ट ए के इस दौर में जमीन खोदकर सिल्वर ड्रैगन किंग गू युएना को बाहर निकाल सकता हूँ? सिस्टम रिस्पांस। होस्ट ध्यान दे, यह सोल लैंडो या सोल लैंड 3 के कैरेक्टर्स या चीजें मौजूद नहीं है, इसलिए अगर आप पूरे स्टार डोर फॉरेस्ट को उखाड़ कर भी फेंक देंगे तब भी डोलो 2 के 10 ग्रेट बीस्ट्स या डोलो 3 की गो युएना यहाँ नहीं मिलने वाले। सिस्टम की बात सुनकर फुए को थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन सच तो यह था कि 10 ग्रेट बीस्ट हो या ना हो, उसे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता था। चलो छोड़ो, पहले युग सुवान चलते हैं और तांगहाओ की बहन तांग युएवा को अपनी दीवानी बनाते हैं। मेरे रेस्टोरेंट में आकर गुंडागर्दी करने का नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जैसे ही फुए की सोच पूरी हुई, उसके आसपास का नजारा पलक झपकते ही बदल गया। फुए सीधे तंडो रॉयल सिटी की एक बेहद खूबसूरत, साफ सुथरी और आलीशान सड़क पर आ खड़ा हुआ। उसके सामने एक लाल रंग का विशाल बोर्ड टंगा था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था युसुआ द नोबल एकेडमी। सच कहा जाए तो फुए का पालक अभी इन शाही घराने के रईसों और नवाबों से नहीं पड़ा था। पुरानी जिंदगी में वह रोज सिर्फ कल्टीवेशन में बिजी रहता था, या कभी कभार दोस्तों को दावत दे दी, चाय पी ली या पक्षी ठहला लिए। उसने पहले तांग युएवा को दूर से 1-2 बार देखा जरूर था, लेकिन वे एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे, क्योंकि फुए का चेहरा किसी देवता की तरह खूबसूरत था और उसकी शख्सियत में एक शाही आकर्षण था। इसलिए यूसक स्वान के दरवाजे पर खड़े सुरक्षा गार्डों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वे उसे रोके या कोई सवाल पूछे। उन्होंने बिना किसी रुकावट के उसे सीधे अंदर जाने दिया। इस पर फुए मन ही मन मुस्कुराया। हैंडसम होने का भी अपना ही मजा है। बंदा जहां जाता है वहीं वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। युक्सवान के अंदर कदम रखते ही फुए की आंखें चकाचौंध हो गई। सुनहरी रंगत वाली दीवारें शाही ठाट बाट का एहसास करा रही थी। आंगन में बेहद खूबसूरत बैंगनी रंग के फूल खिले हुए थे और हल्के भूरे रंग की लकड़ी की गलियारें इतनी साफ थी कि एक तिनका तक नहीं दिख रहा था। बनावटी पहाड़ियों से गिरते पानी के झरने को देखकर फुए का दिल एकदम शांत हो गया। अंदर कई अमीर जदे और शाही छात्र आराम आराम से अपनी क्लासों की तरफ बढ़ रहे थे। फुए भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ एक बहुत बड़े चमकदार और आलीशान क्लासरूम में पहुंच गया। को देखते ही क्लास के लड़के सन्न रह गए। अरे भाई, तुम किस घराने से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ। माय गॉड भाई, तुम्हारी ये गुड लुक्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? भैया, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ? वाह भैया, क्या मैं आपका फुइये की इस अचानक एंट्री ने क्लासरूम के माहौल को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन उसने उन अमीर जादों और लड़कियों की बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य एकदम साफ था, तांगहाओ की बहन तांग युएवा का दिल जीतना।
उसे अच्छी तरह याद था कि ओरिजिनल कहानी में तांग युएवा अपने ही तांगकाऊ से एक अजीब सा दिली लगाव रखती थी। भले ही तांग युएवा खुद इस बारे में कुछ भी सोचती हो, लेकिन फू ये को लगा कि उसकी इस सोच को एक सामान्य इंसान की तरह सही रास्ते पर लाना बेहद जरूरी है। आखिरकार भाई बहन के बीच ऐसी भावनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। टेबल पर रखे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, संगीत के उपकरणों को देखकर फू यह समझ गया कि यह जिद की क्लास है। उसने बिना देर किए मन ही मन अपना सिस्टम स्टोर खोल लिया। सिस्टम स्टोर आइटम ग्रैंड परफेक्शन जिधर स्किल्स स्टॉक 900 कीमत शून्य मुफ्त एक बार में एक आइटम और सोमन सिस्टम नोटिफिकेशन वो कीमत बधाई होस्ट आपने ग्रैंड अफेक्शन जित स्किल्स हासिल कर ली है। आपकी संगीत कला और महारत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जैसे ही संगीत का अनंत ज्ञान और महारत फुइये के दिमाग में समाये, उसने धीरे से टेबल पर रखी एंशियंट राइटर पर अपनी उंगलियां फेरी। उसे एक अजीब सी जानी पहचानी अनुभूति हुई, मानो वह दशकों से संगीत की साधना करता आ रहा हो। ओए नए लड़के, तुम यहाँ नए आए हो, पता नहीं तुम्हारी संगीत कला कैसी है। जब तक युएवा मैडम नहीं आ जाती तब तक क्यों न हम दोनों संगीत में एक मुकाबला कर लें। तभी एक घमंडी लड़के की आवाज गूंजी। फुहिए की भौं हल्की सी तन गई। चलो आखिरकार पंगा लेने वाला आ ही गया। फुए ने क्लास में कदम रखते ही साफ महसूस कर लिया था कि 7-8 जलन भरे जोड़े चश्मेबद उसे घूर रहे थे। लेकिन अगर यह बंदा उससे जितर स्किल्स में मुकाबला करना चाहता था तो सच में उसने सीधे लोहे की चट्टान पर अपना सिर दे मारा था। तो बताइए जनाब, मुकाबला किस तरह करना चाहते हैं? पुए किसी के उकसावे पर जरा भी नहीं भड़का। आखिरकार उसकी ऐसी तिलिस्म सी शक्लो सूरत और बेमिसाल अंदाज देखकर इन रईस सजादों को जलन न हो। यही अजूबा होता, खुद की बनाई धुनों का मुकाबला कैसा रहेगा। हार जीत का फैसला हमारी इस क्लास के बाकी साथी करेंगे। सामने वाला लड़का अपनी कला पर बेहद मगरूर दिख रहा था। फू यह पहले तो यह सुनकर थोड़ा चौंका, फिर उसकी आंखों में उस लड़के के लिए तरस और बेवकूफ़ी का भाव तैर गया। स्वरचित धुन, क्या फुये को कोई नई धुन बनाने की जरूरत भी थी? उसकी यादों में तो मॉडर्न वर्ल्ड के ऐसे ऐसे अद्भुत और कालजयी संगीत के खजाने भरे पड़े थे, जिनमें से कोई एक भी अगर छेड़ दिया जाए तो इन लोगों की पूरी दुनिया वह 1 साल तक सन रह जाएगी। उधर उस लड़के ने जब फुए का यह हाव भाव देखा तो उसे लगा कि फुये डर गया है। लेकिन इससे पहले कि वह ताना मारता या मजाक उड़ाता, फुए ने सहजता से सिर हिला दिया। हाँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने तो सोच भी लिया है कि मैं कौन सी धुन बजाऊंगा। तुम पहले शुरुआत करोगे या मैं? अरे ओ लड़के, बड़े चौड़े हो रहे हो। ठीक है, पहले मैं ही बजाता हूँ, जरा देखना कि मैं तुम्हें कैसे धूल चटाता हूँ। फैया मन ही मन हंस पड़ा। लो, यह तो इतने में ही भड़क गया। मैंने तो अभी कुछ किया भी नहीं, फिर इतना उबल क्यों रहा है? मेरी इस सुरचित धुन का नाम है स्मृति। इसे तराशने में मुझे पूरा 1 महीना लगा है। वह लड़का फुए को एक जहरी और क्रूर मुस्कान से घूर रहा था। वह फुए के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव देखना चाहता था, लेकिन अफसोस फुए ने उसे सीधी नजर से देखना तक मुनासिब नहीं समझा। वह तो बस अपनी एंशियंट जाइटर को निहारते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। देखो तो सही, या फिर चिढ़ गया। नाम के लिए युक्सवान का छात्र बना फिरता है और अपने गुस्से पर रत्ती भर भी काबू नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ आकर अपने बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। हम तुम बजाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फू ये की इस बेफिक और हल्की सी बात ने उस लड़के का ब्लड प्रेशर एक झटके में आसमान पर पहुंचा दिया। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत आत्मनियंत्रण बाकी था, वरना फू ये इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता था कि वह आज इस क्लासरूम के दरवाजे से सही सलामत बाहर निकल पाता या नहीं। टंग टंग झन 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 उस लड़के की उंगलियां गुजिंग के तारों पर थिरकने लगी और संगीत गूंज उठा।